रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 5 मई, दिन मंगलवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। भारत में जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कार पुलित्जर से नवाजा गया है। पिछले साल अगस्त में भारत सरकार की ओर से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को जब हटा दिया गया तो उसके बाद कश्मीर में जो हालात पैदा हुए उन पर यह तस्वीरें खींची गई थी। पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों में और भी पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अभिनव श्रीवास्तव। 2020 के लिए पुलित्जर बोर्ड ने पुरस्कारों की घोषणा करते हुए जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को फोटो फीचर कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 5 अगस्त को भारत सरकार की ओर से अचानक अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा के बाद कश्मीर में लगाए गए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बीच कश्मीर से जुड़ी तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लॉकडाउन के चलते सोमवार को पुलित्जर बोर्ड ने एक YouTube लाइव के जरिए वर्चुअली 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की। इन फोटो जर्नलिस्ट के साथ ही दूसरी कैटेगरीज में पत्रकारों के कामों को दुनिया के सबसे बड़े पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। आमतौर पर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक समारोह में यह पुरस्कार दिया जाता है। बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटर डेना केनेडी ने अपने घर से यह YouTube लाइव किया था। उन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा, For feature photography, the finalists are Chania Anand, Mukhtar Khan and Dar Yasin of the Associated Press. फीचर कैटेगरी के लिए फाइनलिस्ट हैं एसोसिएट प्रेस के चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासिन, द बॉस्टन ग्लोब के एरन क्लार्क और फ्रीलांसर मैरी एफ कालवर्ट। और पुरस्कार से नवाजा गया है एसोसिएट प्रेस के चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासिन को उनकी उन मारक तस्वीरों के लिए जो कि कश्मीर में भारत की ओर से किए गए लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खींची थी। भारत सरकार की ओर से अचानक अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा के बाद कश्मीर में लगाए गए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बीच पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी अपना काम करना चुनौती से भरा हो गया था। एसोसिएट प्रेस ने अपने फोटो जर्नलिस्ट को मिले इस पुरस्कार के बारे में लिखी एक रिपोर्ट में कहा है, जगह जगह बाधित सड़कों पर तकरीबन रेंगते हुए, अजनबियों के घरों में पनाह लेते हुए और सब्जी के झोले में कैमरे को छिपाए हुए इन तीनों फोटोग्राफर्स ने प्रदर्शनकारियों, पुलिस और पैरामिलिट्री कार्रवाइयों और आम जीवन की तस्वीरें खींची और फिर एयरपोर्ट पहुंचकर किसी तरह दिल्ली आ रहे यात्रियों को इसके लिए राजी किया कि वे इन तस्वीरों को दिल्ली स्थित एसोसिएटेड प्रेस के दफ्तर तक पहुंचा दें। इसी रिपोर्ट में डार यासिन कहते हैं, हमारे हालात चूहे बिल्ली की तरह थे और इन चीजों ने हमें प्रेरित किया कि हमें इन हालात में चुप्पी नहीं साधनी है। इस अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस पर लगाई गई पाबंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की काफी आलोचना हुई है। कश्मीर के हालात के चलते हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता पर जारी 180 देशों की सूची में भारत का स्थान गिरकर 142वें नंबर पर आ गया है। हालांकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्वेक्षण करने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे प्रेस स्वतंत्रता की बुरी तस्वीर पेश करने वाले सर्वेक्षणों को बेनकाब करेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। रुक करते हैं अगली खबर का। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने अमेरिकी सरकार के उन दावों पर तीखी टिप्पणियों के साथ पलटवार किया है जिसमें वह लगातार चीन पर कोरोना वायरस को जानबूझकर फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।
रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को सहारा देते हुए कहा था कि ठोस सबूत बताते हैं कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब से ही शुरू हुआ था। हालांकि इन दावों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई वैज्ञानिक लगातार खारिज कर रहे हैं। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी में एक बयान में कहा गया है, अमेरिकी राजनीतिज्ञों की ओर से दिए जा रहे इन झूठे और अनुचित बयानों ने अधिक से अधिक लोगों के सामने यह साफ कर दिया है कि इस बारे में कोई भी सबूत है ही नहीं। यह बयान कि वायरस वुहान की एक लैब से लीक हुआ पूरी तरह झूठ है। अमेरिकी राजनीतिज्ञों में अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए दोष को दूसरे के सिर पर मढ़ने की होड़ लगी हुई है। एक ऐसे समय में जब महामारी से जूझने के उनके खुद के प्रयास अफरा तफरी में बदल गए हैं, उनका मकसद वोटरों को छलना और चीन को बदनाम करना है। इसी तरह का एक बयान सोमवार को सरकारी समाचार पत्र पीपल्स डेली में भी छपा था, जिसमें पॉम्पेओ और व्हाइट हाउस के पूर्व स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बेनान को एक जोड़ा मस्खरा लिखा गया था और बेनान को शीत युद्ध के जीवाश्म की भी संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते चीन पर बायोलॉजिकल चेर्नोबिल को अंजाम देने के आरोप लगाए थे और कहा था कि चीन ने यह वायरस वुहान की लैब में ही विकसित किया था। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। कोरोना वायरस से संभावित प्रभावों को आंकने के लिए तैयार किए गए एक मॉडल से अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के प्रकोप से इस साल अगस्त तक लगभग 1,35,000 लोग मारे जाएंगे। आकलन का यह मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन यानी IHME ने तैयार किया है। यह अनुमान पिछली बार लगाए गए अनुमान से ठीक 2 गुना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपनाए गए कदमों में दी जा रही रियायतें हैं। IHME के निदेशक डॉक्टर क्रिस्टोफर मूरे ने एक बयान में कहा है, अब हमें लगता है कि राज्यों में महामारी की मार और भी अधिक होगी। नोवेल कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 68,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो ने कहा है कि उनके अधिकारियों ने समुद्र तटीय शहर ला गुएरिया में स्पीड बोटों की मदद से घुसपैठ कर रहे 10 लोगों में से 2 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 और घुसपैठिए मारे गए हैं। मैडुरो का दावा है कि सैन्य प्रशिक्षण पाया यह ग्रुप उनका अपहरण करने के मकसद से घुसपैठ कर रहा था। सरकारी टीवी चैनल में सबूतों के तौर पर इन अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट, नाम और दूसरी जानकारियां दिखाते हुए मैडुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पड़ोसी देश कोलंबिया पर इस अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मैडुरो ने प्रसारण के दौरान कुछ तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें कुछ बोट्स, वॉकी टॉकी, नाइट विजन चश्मे और कुछ दूसरी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैडुरो ने कहा कि अमेरिकी सरकार इसमें पूरी तरह शामिल रही है। ये लोग प्रोफेशनल अमेरिकी सैन्य घुसपैठिए थे। हालांकि अमेरिका और कोलंबिया ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सीरिया ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस ने इजराइल के एक मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है, जिसमें उत्तरी प्रांत एलेप्पो के एक रिसर्च सेंटर और एक सैन्य बेस को टारगेट किया गया था। सीरिया के सरकारी मीडिया का दावा है कि यह पिछले 2 हफ्तों में 5वां ऐसा मामला है और उसका साइंटिफिक स्टडी रिसर्च सेंटर इस हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। सेना ने कहा है कि वह रिसर्च सेंटर को हुए नुकसान का आकलन कर रही है। साइंटिफिक स्टडी रिसर्च सेंटर उन कुछ संस्थानों में से एक है जहां सीरिया ईरानी शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को शक है कि यहां वह अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए रासायनिक हथियार विकसित कर रहा है। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतें 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 36,60,829 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,52,682 दर्ज किया गया है और 12,04,210 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।
अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।